Hello everyone. The next topic that we are going to discuss is distribution of distinct objects. कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, राइट? तो अगर सपोज n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ r नंबर ऑफ लोगों में या फिर r नंबर ऑफ बॉक्सेस में उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो ये सिचुएशन है हमारे सामने, ठीक है। तो इसमें एक चीज तो अगर तुम्हें याद हो ना, हमने एक टॉपिक किया था ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में हमने ऐसा ही कुछ किया था कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद उनको क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ग्रुपिंग में भी सेम केस लिया गया था कि कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करते थे, उसको पहले ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे। तो काम उसमें भी क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन का ही हो रहा था। बस बीच में हमने एक स्टेप इंट्रोड्यूस कर दिया कि पहले हम क्या करेंगे, उसकी ग्रुपिंग करेंगे। ठीक बात है। यहां पे भी सिचुएशन सेम है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उनकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो उसी से मिलती जुलती कहानी है। तो उस टॉपिक को अगर हम याद रखेंगे, उसी को रिलेट करके यहाँ पे उसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। एक आधी कोई नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, वो हम देख लेंगे। ठीक बात है। बट इतनी चीज याद रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमें, तो ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट तो हमारे काम आ ही जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 डिफरेंट बॉक्सेस में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, या फिर यह भी पूछा जा सकता था कि 2 लोगों में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दैट फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, दैट इज ईच बॉक्स में कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर एक बॉक्स में कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कितने भी का मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 तक। तो हर एक बॉक्स में 0 भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या आ गया, ईच बॉक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, कि दोनों बॉक्सेस में हर एक में कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। या फिर ये बोल सकते हैं दैट नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में क्या चेंज आएगा, क्या वेरिएशन आएगा। ठीक है जी, देखना इसको फर्स्ट पार्ट ट्राई कर रहे हैं। सोच के देखो, इसको खुद से कर पाएंगे। अभी तक हमने जितना भी सीखा है पीएनसी में, उसकी हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। देखना क्या करेंगे। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 बॉक्सेस में हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 ऑब्जेक्ट्स, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाना है 2 बॉक्सेस में। बॉक्स B1 है सपोज और बॉक्स B2। ठीक बात है, ठीक है। तो सोच के देखो इसको ध्यान से। एक तो इसी को अगर तुम ग्रुपिंग की हेल्प से करने की ट्राई करो ना, बस ग्रुपिंग में होता क्या है कि हमें ग्रुप का साइज पता होना चाहिए, कि अगर हम इतने इतने साइज के ग्रुप्स बना ले, उसके बाद हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सोच के देखो, इसको ग्रुपिंग की हेल्प से करना पॉसिबल है क्या? तो अगर इसको हम देखें ना यूजिंग ग्रुपिंग, तो क्योंकि ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट हमें ऑलरेडी आता है, तो देखते हैं इसकी हेल्प से हम कर पाएंगे कि नहीं। तो क्या समझ में आएगा कि अगर टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कौन कौन से पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। एक तो ये ग्रुपिंग हो सकती है कि एक में 0 ऑब्जेक्ट आ जाए और एक में 5 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। किसी एक बॉक्स में 0 ऑब्जेक्ट है, दूसरे में 5 है। और क्या ग्रुपिंग हो सकती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, एक में 1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, दूसरे बॉक्स में 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। और क्या हो सकता है, किसी में 2 चले गए, किसी में 3 आ गए। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया कि किसी एक बॉक्स में 0 ऑब्जेक्ट है, दूसरे में 5, किसी एक में 1, दूसरे में 4, किसी एक में 2 और दूसरे में 3। यही 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब जैसे ही हमने ये केसेस बना लिए, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप के साइज आ गए। और एक बार ग्रुप के साइज आ गए तो ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और क्योंकि बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है और 2 में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म है। सही बात है, तो बस कर लो इसको। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे इस वाले ग्रुप के लिए। इस ग्रुप्स को अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हो गया। तो ग्रुपिंग यहां तक हो चुकी है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है, इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे। ये फर्स्ट वाले केस के लिए नंबर ऑफ वेज हो गए। और प्लस आ जाएगा, इसके लिए कितना बनेगा, 5 फैक्टोरियल
अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। कोई भी ग्रुप साइज इक्वल नहीं है तो कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुपिंग हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इनटू 2 फैक्टोरियल और प्लस इसके लिए कितना 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग इज डन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इतने तरीकों से तुम 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे सच दैट each box may contain any number of objects। ठीक बात है। तो अगेन ग्रुपिंग में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि अगर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, खुद से ग्रुप्स बना लेते हैं। और क्योंकि इस केस में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहे थे या फिर नंबर ऑफ केसेस बन रहे थे वो बड़े कम बन रहे थे, 3 ही केसेस बन रहे थे, तो हम ग्रुपिंग की हेल्प से आसानी से कर पाए। बट अगर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बन रहे हो, मान लो 10 केसेस बन जाए ऐसे, तो फिर उस केस में इस वाले मेथड को नहीं फॉलो किया जाएगा। तो उस केस में देखेंगे फिर क्या करेंगे। बट होपफुली ये चीज क्लियर है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ग्रुपिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक बात है। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, इसको बोल देते हैं मेथड नंबर 1। और कैसे किया जा सकता है इसको, मेथड नंबर 2 सोच के देखो तो क्या समझ में आएगा। इसको ऐसे देखते हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स है ना, O1 O2 O3 O4 O5, ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 हमारे पास रखे हैं बॉक्सेस B1 एंड B2। अब सोच के देखना, हमें इन 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 2 बॉक्सेस में डालना है। तो तुम क्या सोचोगे ना, ये वाला जो O1 वाला ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, या तो ये B1 में चला जाएगा या फिर ये B2 में चला जाएगा। सही बात है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑब्जेक्ट O1 इज 2। इसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस आ गई। अब मान लो ये किसी में भी चला गया, सपोज B1 में चला गया, ठीक है, तो O1 का खेल खत्म है। अब O2 के बारे में सोच के देखो, O2 के पास कितनी चॉइसेस होंगी, इसके पास भी 2 ही चॉइसेस होंगी, चाहे B1 पे चाहे B1 में डाल दो चाहे B2 में, रिस्ट्रिक्शन तो कोई है नहीं है। तो इसमें भी 2 चॉइसेस, O3 के लिए 2 चॉइसेस, O4 के लिए 2, O5 के लिए 2। तो हर एक के लिए 2-2 चॉइसेस है, तो हर एक के लिए हमें सिलेक्शन करनी है या फिर हर एक के लिए हमें डिसीजन लेने हैं कि क्या करें। तो ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी सबको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना आ गया, 2 raised to power 5। तो ये आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक बात है। तो यहां से भी कैलकुलेट करके देखना, ये भी 32 बनना चाहिए, ये भी 32 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब ये कि अगर ये वाला क्वेश्चन है ग्रुपिंग से तो इसको कर ही सकते हैं, बट ये भी करने की जरूरत नहीं है, इतना लेंथी भी करने की नहीं जरूरत है। सिंपली क्या कर दिया हमने, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लिया कि हर एक बंदे के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 2-2 चॉइसेस हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, द आंसर इज 2 raised to power 5। ठीक है जी। तो देख लो इसको एक बार अच्छे से। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था, दैट ईच बॉक्स में कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको हमने 2 तरीकों से कर लिया, ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये वाला कंपैरेटिवली इजी है हमारे लिए, कम टाइम में हो जाएगा, तो इसमें ये वाला प्रेफर किया जाएगा, मेथड नंबर 2। राइट, ओके। तो सेम चीज इसके लिए करके देखो, सेकंड वाले के लिए करके देखो, चेक करो क्या इसको भी इन्हीं 2 तरीकों से किया जाएगा। Each box must contain at least 1 object। तो इसको ट्राई करके देखो, सबसे पहले ग्रुपिंग से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। अगेन 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ईच बॉक्स मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो ग्रुपिंग से अगर करना चाहें तो यूजिंग ग्रुपिंग कौन कौन से केसेस बनेंगे, कम से कम एक ऑब्जेक्ट रखना है, तो या तो 1 और 4 की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये एक पॉसिबल बन जाएगा, और दूसरा 2 और 3, ये 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हैं आराम से, इसके लिए कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग इज डन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ जाएगा इस केस में। तो कुछ नया नहीं किया, ग्रुपिंग से किया है। पिछले पार्ट में एक केस बस ज्यादा बन गया था जिसमें 0 और 5 वाला केस भी अलाउड था, इसमें कम से कम एक आना है तो 2 ही केसेस बन जाएंगे। तो अगेन ग्रुपिंग से आराम से हो गया, बट आराम से क्यों हो पाया, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कम बन रहे थे।
ठीक बात है, ओके। अब इसी को करने का दूसरा तरीका, अगेन दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखना, हम कोशिश कर रहे हैं इसको जनरलाइज करने की। बेसिकली जनरलाइज करने का मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ग्रुपिंग से करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बन जाए, तो उस केस में हमारे पास दूसरा क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है। ठीक है, तो दूसरा देखना, सिचुएशन क्या है ना, हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि कोई भी बॉक्स खाली ना बचे, ईच बॉक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो एटलीस्ट वाली सिचुएशन है ना, तो इसमें हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हम ये कर सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है ना डिस्ट्रीब्यूशन के, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस हम फाइंड कर लें और उसमें से कौन से केसेस माइनस कर दें जो हमें नहीं चाहिए, और कौन से नहीं चाहिए, व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी। ये चीज पहले भी काफी बार की हमने, ठीक बात है। तो टोटल केसेस हम फाइंड कर लें, उसमें से वो वाले माइनस कर दें जिसमें कम से कम एक बॉक्स क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो हमारे पास आ जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो करके देखते हैं, और जब भी ऐसी सिचुएशन है एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी, तो उसमें केसेस बनेंगे कि या तो फर्स्ट वाला बॉक्स एम्प्टी हो सकता है B1, या फिर सेकंड वाला एम्प्टी हो सकता है। तो कौन सा मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक बात है। तो अगेन दो सेट बना रहा हूं मैं, सेट ए जिसमें B1 बॉक्स इज एम्प्टी, आ रही बात समझ में। हम ये वाली चीज फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं कि ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्सेस एम्प्टी होगा। तो हमने देखा दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ये तो B1 वाला होगा या फिर B2 वाला। तो ये हमने दो सेट बना ली उसके कॉरस्पॉन्डिंग, B1 इज एम्प्टी और B2 इज एम्प्टी। तो जैसे ये दो केस बने, अब हमें ये वाली जो चीज है इसका मतलब क्या हो गया, क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी। अब ये फाइंड कर सकते हैं हम आराम से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। कर सकते हैं इसको, देख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मतलब B1 वाला बॉक्स हमें एम्प्टी रखना है, तो ये दो बॉक्सेस थे अगर हमारे पास B1 और B2, और 5 हमारे पास क्या थे, ऑब्जेक्ट्स थे। तो चेक करके बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने आएंगे, मतलब इन 5 ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है दो बॉक्सेस में सच दैट बॉक्स B1 इज एम्प्टी। तो अगर B1 को एम्प्टी रखोगे, इन 5 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, एक ही तरीका है, पांचों के पांचों को B2 में डाल देंगे। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने आएंगे, 1 ही आएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये भी 1 आएगा कि B2 को एम्प्टी रखना है, सारे के सारे को उठा के क्या करो, B1 में डाल दो। सो प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कि डिस्ट्रीब्यूशन करो ताकि B1 वाला बॉक्स भी खाली रहे और B2 वाला भी खाली रहे। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगी, तो ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा, -0। तो यहां से कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो ऐसे दो केसेस होंगे जिसमें कोई ना कोई एक बॉक्स तो खाली बचेगा ही, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी। तो बस इसकी वैल्यू आ गई है 2। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, टोटल मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो हर एक के लिए दो दो चॉइसेस हैं, टोटल इज 2⁵5। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 2⁵5 - 2 which is equal to 30। अगेन वेरीफाई करके देख सकते हैं, यहां से 30 आ रहा है, यहां से भी ये 30 के बराबर आ रहा होगा, चेक कर लेना। ठीक बात है। सो अगेन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ग्रुपिंग से करना ज्यादा आसान हो सकता है, बट जैसे ही थोड़े से केसेस ज्यादा बनने स्टार्ट होंगे, ये वाला मेथड हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, इसको जनरल मेथड बोल सकते हैं, जितने मर्जी केसेस आ जाएं तो ये वाला मेथड हमारी हेल्प करेगा। और कौन सा है ये, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। सो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया। तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर फर्स्ट वाला पार्ट है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास और हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है n ऑब्जेक्ट्स की r नंबर ऑफ बॉक्सेस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो उस केस में तो सिंपली फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट के लिए भी r नंबर ऑफ चॉइसेस, दूसरे के लिए भी r, तीसरे के लिए भी r एंड सो ऑन। तो उस केस में हम वही वाला मेथड प्रेफर करेंगे, एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जहां तक बात है दूसरे की, इस टाइप का जब केस आएगा कि
एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट तो हर एक बॉक्स में होने चाहिए। तो उस केस में अगर तो कम केस बनेंगे तो ग्रुपिंग का यूज करेंगे, नहीं तो ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसमें हम डायरेक्टली फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो पूरा इतना ही कंसेप्ट है इस टॉपिक के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि या तो ये सिचुएशन होगी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए हर एक बॉक्स में, एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, या फिर क्या सिचुएशन होगी, एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड। और वो दोनों हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। तो मैं इसी चीज को एक बार समराइज करके लिख रहा हूं। ओके, देख लो इसको। रिजल्ट लिखा गया है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू r डिफरेंट बॉक्सेस। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड। अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड है मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ईच बॉक्स में कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये बता सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका? तो पता है हमें, देख लो चाहो तो। r ऑब्जेक्ट्स हैं अगर o1 o2 n ऑब्जेक्ट्स हैं o1 से लेके on तक, और बॉक्सेस कितने हैं, r बॉक्सेस हैं। सो दिस इज b1 b2 b3 एंड दिस इज br। n ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो क्या करेंगे, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेंगे। क्या बोल दोगे, o1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, r चॉइसेस हैं, o2 के लिए कितनी, r, o3 के लिए कितनी, r एंड सो ऑन, सबके लिए r चॉइसेस आ जाएंगी। सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, r टू द पावर n। सो दिस इज इक्वल टू r टू द पावर n। तो चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, नहीं तो ऐसे सोच के देख लेना, एक ही स्टेप में आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड है डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, r टू द पावर n आ जाएगा। सेकंड, इफ एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, अगर बोल दिया जाए कि हर एक बॉक्स में कम से कम एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो उस केस में डायरेक्ट रिजल्ट कोई नहीं दिख रहा है, इसमें या तो ग्रुपिंग का यूज कर लो, यूजिंग ग्रुपिंग, या फिर इसको सॉल्व किया जाएगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ये हमारे पास दो चॉइसेस रहेंगी, और बड़े रेयर चांसेस हैं कि तुम्हें इसका यूज करना पड़े, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। जनरली जो तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो ग्रुपिंग से हो जाते हैं इस टाइप। ठीक बात है, बट ये चीज आनी चाहिए, हमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा ये, वैसे तो सेट थ्योरी का यूज करते हैं, उससे ज्यादा तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चॉइसेस हैं इस टाइप की सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। राइट, ओके, सो द कंसेप्ट पार्ट इज डन। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, दो क्वेश्चंस लिखे हमारे सामने, ट्राई करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स सच दैट each student may receive any number of books? 5 बुक्स हैं, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 स्टूडेंट्स में। फर्स्ट पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बुक्स एक स्टूडेंट के पास जा सकती हैं, तो कर सकते हैं आराम से। 5 बुक्स हैं, 3 स्टूडेंट्स, S1 S2 S3 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में तो हर एक बुक के पास कितनी चॉइसेस हैं, या फिर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं हर एक बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 3 चॉइसेस हैं। पहली बुक के लिए S1 S2 S3 3 लोगों के पास जा सकती है, दूसरी बुक के लिए 3 चॉइसेस, तीसरी बुक के लिए 3 चॉइसेस एंड सो ऑन। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 into 3 हो जाएगा, तो 3 raised to power 5 बन जाएगा ये r raised to power n वाला रिजल्ट। ठीक, ये बात सही है। अब इसमें ना एक कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों की, या फिर एक कंफ्यूजन होती है। क्या होती है कि यहां पे 3 raised to power 5 आएगा या 5 raised to power 3 आएगा। ठीक है, अब वो वाली कंफ्यूजन इसीलिए होती है क्योंकि हमें ये वाला फंडा क्लियर नहीं है कि 3 raised to power 5 आए कहां से। तो अगर तुमने डायरेक्टली रिजल्ट याद किया हुआ है कि r raised to power n है, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो इस चीज का ध्यान रखा करो, 3 raised to power 5 क्यों आया। सुनना इसको ध्यान से। हमने इसमें आर्गुमेंट दिया कि जो B1 वाली बुक होगी, बुक नंबर 1, उसके पास 3 चॉइसेस है, इसके पास भी जा सकती है, इसके पास भी, इसके पास भी। तो B1 के पास 3 चॉइसेस। बुक नंबर 2 B2, उसके पास भी 3 चॉइसेस, तीसरी बुक के पास भी 3 चॉइसेस। तो ऐसे करके सबके पास 3 चॉइसेस होंगी, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 raised to power 5 आएगा। ठीक बात है। अब इसका उल्टा,
अब अगर कोई बंदा बोले कि 5 तो बुक्स हैं, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5 और 3 स्टूडेंट्स हैं S1 S2 S3। अब अगर तुम ये आर्ग्यूमेंट दोगे ना कि अगर मैं इस तरीके से इसको सोचूं कि ये जो स्टूडेंट नंबर S1 है, S1 वाला स्टूडेंट है, इसके पास 5 चॉइसेस हैं कि इसके पास B1 वाली बुक भी आ सकती है, B2 भी आ सकती है, B3 भी एंड सो ऑन। तो इसके पास 5 चॉइसेस हो गई। सिमिलरली S2 के पास 5 चॉइसेस हो गई। सिमिलरली S3 के पास 5 चॉइसेस होगी। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो क्या मिलेगा? 5 टू द पावर 3 मिलेगा। तो ये इस मामले में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि कुछ लोग ये वाला आर्गुमेंट यूज कर लेते हैं बजाय इसके। अब इसमें दिक्कत कहां पे आती है ना, देखना, जब हमने ये आर्गुमेंट दिया था कि B1 वाली किताब के पास 3 चॉइसेस हैं, तो वो हमने इसीलिए दिया था क्योंकि B1 वाली बुक को किसी एक स्टूडेंट के पास ही जाना है, ये कंफर्म है। तो जब हमने ये बोला कि या तो वो स्टूडेंट 1 के पास जाएगी या 2 के पास या 3 के पास, तो ये पक्की बात है कि तीनों में से किसी एक के पास ही जाएगी, इसीलिए हम ये वाला आर्गुमेंट दे पाए। बट इसमें अगर तुम ये बोल रहे हो कि S1 वाले के पास 5 चॉइसेस है कि पांचों में से कोई भी एक बुक इसके पास आएगी, तो वो कहना गलत है, क्योंकि 5 ही चॉइसेस नहीं है ना। ये भी तो हो सकता है कि इसके पास कोई भी बुक ना आए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो कोई है ही नहीं है। तो 5 केसेस तो बोलना गलत है कि इसके लिए 5 केसेस हैं, पांचों में से कोई एक किताब आएगी। तो 5 तो नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 बुक्स आ जाए इसके पास, B1 B2 आ जाए या B2 B3 आ जाए या कोई भी 2 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है 3 बुक्स आ जाए इसके पास, या 4 बुक्स भी आ सकती हैं, या 5 की 5 भी आ सकती है। ठीक बात है ना। तो ये कहना तो सरासर गलत है कि S1 के पास 5 चॉइसेस है कि B1 आए या B2 या B3 या B4 या B5, 5 चॉइसेस के पास नहीं है। तो ये वाली चीज का ध्यान रखना, ये गलती मत करना। ठीक बात है। तो ये चीज क्लियर है, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड वाला ट्राई करके देखो, नो स्टूडेंट गोज एम्प्टी हैंडेड। तो इसमें कंडीशन आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गई कि हर एक के पास कम से कम एक बुक होनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ग्रुपिंग वाले से कर लो या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से कर लेना। तो ग्रुपिंग वाले से अगर करना आसान है तो ग्रुपिंग से करेंगे। देख लो, 5 को 3 ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है, क्या कर पाएंगे? कैसे कैसे हो पाएगा? किसी एक के पास 1, दूसरे के पास भी 1, एक के पास 3, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो पहले हम ये 3 ग्रुप्स बना लेंगे, उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या फिर क्या हो सकता है, और कौन सी पॉसिबिलिटी, 1 2 2 ये बन गई। और कोई हो सकती है क्या? और कोई केस नहीं बनेगा। तो यही 2 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, तो कर देते हैं इसको आराम से ग्रुपिंग से। तो कितना बन गया ये? इसके लिए कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इन 2 का ग्रुप साइज इक्वल है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ग्रुपिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आगे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, उसके खातिर 3 फैक्टोरियल। फर्स्ट वाला केस डन। और के लिए प्लस आ गया 5 फैक्टोरियल, दिस इज 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 का ग्रुप साइज इक्वल है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। ग्रुपिंग वाला पार्ट डन है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। ठीक बात है। तो दोनों को कैलकुलेट करके देखना, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। सॉरी, ये तो अलग केस था, सॉरी। सेकंड वाला पार्ट हमने ग्रुपिंग से किया, तो यहां से देख लेना जो भी वैल्यू आएगी। ठीक बात है। और हो सके तो इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी ट्राई करना, फिर वहां से वेरीफाई करके देखना दोनों को आपस में मैच कर रहे हैं, राइट? ओके, तो ये अगर डन है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी हो जाएगा आराम से उसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। 6 persons enter into an elevator on ground floor. In how many ways can they get off at 4 floors? Without any restriction, first part. Second part, if at each floor at least 1 person should get off. तो टोटल 6 लोग हैं, ग्राउंड फ्लोर में एंटर करते हैं वो एलिवेटर में, और उसके ऊपर मान लो 4 फ्लोर्स हैं, तो 4 फ्लोर्स पे उनको क्या करना है? लीव करना है एलिवेटर को। तो कितने तरीकों से वो कर सकते हैं? सो पता चल रहा है क्वेश्चन देख के दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू कि हमें 6 लोगों को 4 फ्लोर्स पे क्या करना है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 लोगों को 4 फ्लोर्स पे कितने तरीकों से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? पहले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फ्लोर पे सारे उतर जाएं, ठीक है, और दूसरे में हर एक फ्लोर पे कम से कम एक बंदा उतरना चाहिए।
तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। सो फर्स्ट पार्ट में देख लो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन में तो क्या हो जाएगा, हर एक पर्सन को उतारना है हमें, तो पहले पर्सन के पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, फ्लोर नंबर 1 और 2 और 3 और 4। पहले के पास 4 चॉइसेस, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 4 एंड सो ऑन। तो कितना बन जाएगा 4 टू द पावर 6। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज फर्स्ट के लिए। ठीक, सेकंड में क्या बोल दिया गया, कम से कम एक बंदा उतरना चाहिए हर एक फ्लोर पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ग्रुपिंग की हेल्प ले सकते हैं। तो चेक कर लो ग्रुपिंग से, अगर कम केसेस में निपटारा हो जाएगा तो ग्रुपिंग से कर लेते हैं। तो देख लेना 6 लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4 ग्रुप्स कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, 1 1 1 एंड 3, ये एक ग्रुप बन गया। और कौन सा, 2 1 रख लेते हैं, 2 की क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और कौन सा केस बन सकता है, और 2 बन सकता है क्या, और तो कोई नहीं बनेगा ना, ठीक बात है। तो बस ये 2 केसेस बनेंगे, बस कर लेते हैं इसको आराम से। फर्स्ट के लिए कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, और इन 3 का ग्रुप साइज इक्वल है उसके कारण 3 फैक्टोरियल आ गया। आगे कितने लोगों में डिवाइड करना है, कितने फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 फैक्टोरियल, 4 पे करना है। सिमिलरली इसके लिए भी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक, 1 फैक्टोरियल को स्किप कर दी मैं। ये 2 का ग्रुप साइज इक्वल है, इसके कारण 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, इनका इक्वल है, इसके कारण 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया। आगे 4 फ्लोर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाना है 4 फैक्टोरियल, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर 3-4 तक केसेस बन रहे हैं ना, तो आराम से ग्रुपिंग से किया जा सकता है, ठीक बात है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखो एक बार खुद से ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर रहा हूं मैं। In how many ways can 15 toys be distributed among 4 children if everyone gets at least 1 toy and toys are distinct? Again situation same है, 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टॉयज हैं, उनको हमें 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन है हर एक बंदे के पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, राइट। तो चेक करो, क्या इसको ग्रुपिंग से कर सकते हैं। 15 टॉयज हैं, उनको 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4-4 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो चेक करके देखो कितने ग्रुप्स बन पाएंगे। तो अगर इसको तुम ग्रुपिंग से ट्राई करोगे तो क्या पाओगे ना कि इसमें नंबर ऑफ केसेस बड़े ज्यादा बन जाएंगे, राइट। कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़े ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे और उसको करने का उसके बाद कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी हर एक के लिए अलग से, ठीक है। तो ये करने का कोई सेंस नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब ग्रुपिंग वाला रूल आउट हो गया, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो दूसरा ऑप्शन क्या समझ में आएगा कि क्या करें, टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड कर लें, उसमें से वो वाले माइनस कर दें जो हमें नहीं रिक्वायर्ड, मतलब जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन गेट्स नो टॉय। तो यही काम करेंगे इसमें। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल माइनस द नंबर ऑफ वेज व्हेन एटलीस्ट वन स्टूडेंट या वन चाइल्ड गेट्स नो टॉय। ये बात आ रही है समझ में। तो ये वाले केसेस अब हमें फाइंड करने हैं किसी तरीके से कि कम से कम एक स्टूडेंट, कम से कम एक चाइल्ड ऐसा हो जिसको कोई भी टॉय ना मिला हो। तो टोटल 4 चिल्ड्रन है, C1 C2 C3 C4 मान लेते हैं। तो चारों में से कोई भी ऐसा हो सकता है जिसको कोई टॉय ना मिला हो, तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सेट्स बनाने पड़ेंगे। सेट A1 when C1 gets no toy, child number 1 gets no toy, एंड सिमिलरली ऐसे बन जाएंगे, A2 बन जाएगा, A3 बन जाएगा, A4 when C2 when C3 when C4। तो ऐसे करके 4 केसेस हमारे पास बन गए, 4 सेट्स बन गए। तो अब हमें ये वाली जो चीज लिखी है इसका मतलब क्या होगा, क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट लिखा गया तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ये चीज हमें फाइंड करनी है किसी तरीके से, ठीक बात है। तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4।
सो दिस इज इक्वल टू, वही काम करेंगे, सिंगल सिंगल वाले जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे सबको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे दो दो के इंटरसेक्शन वालों को, प्लस करेंगे तीन तीन के इंटरसेक्शन वालों को, माइनस करेंगे चार चार के इंटरसेक्शन वालों को। ये बात ठीक है? तो बस ये काम करना है हमें, कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, देख लो सबसे पहले सिंगल सिंगल वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 कितने होंगे, जितने A1 में होंगे उतनी A2 में, उतनी A3 में, उतनी A4 में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 देख लो कितने होंगे। A1 का मतलब C1 को कोई भी टॉय नहीं मिला, तो सिचुएशन क्या है, टोटल कितने टॉयज थे ना, टोटल हमारे पास 15 टॉयज थे। तो A1 के लिए हम देख रहे हैं कि C1 वाला चाइल्ड ऐसा है जिसको कोई टॉय नहीं मिला, इसका मतलब जो 15 के 15 टॉयज हैं उनको हमें क्या करना है, बाकी जो 3 बच्चे बचेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। तो अब सिचुएशन क्या आ गई, 15 टॉयज को 3 चिल्ड्रन में, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाने के कितने तरीके, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो पहले टॉय के पास 3 चॉइसेस, दूसरे के पास 3 चॉइसेस, तीसरे के पास 3 चॉइसेस एंड सो ऑन, तो 3⁻15। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 कितने बनेंगे, 3⁻15। ठीक बात है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फायदा क्या है कि जब हम A1 के एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमने ये तो फिक्स कर दिया कि C1 वाला चाइल्ड ऐसा होगा जिसके पास कोई टॉय नहीं होगा। बाकी 3 पे हम कोई कंडीशन नहीं लगाते कि बाकी किसी के पास नंबर ऑफ टॉयज जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। तो बाद में सिचुएशन क्या बनी कि 15 टॉयज हैं, 3 लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन r⁻n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो सिंपली 3⁻15 से आ जाएगा रिजल्ट। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1, इतनी A2 में होंगे, इतनी A3 में, इतनी A4 में, तो इनटू 4 कर दिया जाएगा इसको, ये हो गया। ठीक बात है। ओके, माइनस दो दो के इंटरसेक्शन वाले, जैसे मान लो A1 इंटरसेक्शन A2 फाइंड करते हैं, इसका मतलब क्या, हमने फिक्स कर दिया C1 वाले बंदे को कोई नहीं मिलेगा, C2 को कुछ नहीं मिलेगा, तो 2 चिल्ड्रन बचे, 15 टॉयज है, 15 टॉयज को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, हर एक के पास हर एक टॉय के लिए 2-2 चॉइसेस है, तो 2⁻15। ये किसके लिए आया, A1 इंटरसेक्शन A2 के लिए। तो ऐसे 2-2 वाले इंटरसेक्शन के जितने भी सेट्स बनेंगे सबके लिए इतने ही आएगा, और सेट्स बनेंगे कितने, 4C2 बनेंगे। ये बात तो बताइए, ये भी ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी डन है। फिर प्लस 3 का इंटरसेक्शन, मान लो A1 A2 और A3 का, तो C1 भी खाली हाथ रहेगा, C2 भी, C3 भी। सो 15 टॉयज है, एक बंदे में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितने तरीकों से कर सकते हो, एक ही तरीका है, सो +1। ये किसके लिए आया, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 के लिए। ऐसे 3 इंटरसेक्शन के कितने सेट्स बन सकते हैं, 4C3 बन सकते हैं, सो इनटू 4C3। तो ये 3 वाला भी डन है। माइनस 4 वाला, चारों का इंटरसेक्शन मतलब चारों लोगों को, चारों चिल्ड्रन को कोई भी टॉय ना मिले, तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी पॉसिबल है ही नहीं है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं होगा, -0। तो इतने नंबर ऑफ वेज आ गए जिसमें कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको कोई भी टॉय नहीं मिला, इसको टोटल में से माइनस करना था, तो टोटल कितने होंगे, टोटल 15 टॉयज हैं, 4 लोग हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, 4⁻15 आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल 4⁻15 माइनस ये सारा, सो 4 into 3⁻15 माइनस 4C2 into 2⁻15 प्लस 4C3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये तो इसी फॉर्म में आएगा, ज्यादा सिंपलीफाई तो कर नहीं पाओगे, 4⁻15 तो आंसर में आएगा, इसको तो क्या ही कैलकुलेट करोगे, 3⁻15 2⁻15, तो ये सारी टर्म्स आंसर में रहेंगी, तो देख के पता चल रहा है काफी बड़ा सा आंसर आएगा। ठीक है जी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसको ग्रुपिंग से करना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो इस केस में हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन अगर क्लियर है, फोर्थ वाला भी ट्राई कर लो, अटेम्प्ट कर लो इसको भी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ट्राई, पढ़ लो स्टेटमेंट। A teacher invites 20 students of his class for a party in 3 consecutive days. 3 डेज डिसाइड किए गए हैं जिसमें 20 लोगों को, 20 बच्चों को पार्टी देनी है। Any student have to attend exactly one party. ठीक है, find the number of different possibilities when the teacher gets at least one student every day.
तो सिचुएशन क्लियर हो रही है क्या? तो टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको पार्टी के लिए इनवाइट करना है। 3 दिन निर्धारित हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3 मान लेते हैं। तो मतलब जो पहला दिन होगा इस दिन कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे पार्टी के लिए, डे 2 में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, डे 3 में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, राइट? तो अगर तो इतनी ही सिचुएशन होती विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर, फिर तो क्या बोल देते कि पहले स्टूडेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं, किसी भी दिन जा सकते हैं। तो पहले के पास 3 चॉइसेस, दूसरे के पास 3 चॉइसेस एंड सो ऑन करके कितना आ जाता? 3 टू द पावर 20 आ जाता। बट अभी रिस्ट्रिक्शन क्या कुछ है ना, एक तो चलो ये तो है ही कि हर एक स्टूडेंट एक ही दिन जा सकता है, ऐसा नहीं है कि D1 भी चला गया, डे 1 भी चला गया, डे 2 भी चला गया। तो हर एक स्टूडेंट को एग्जैक्टली एक ही दिन पार्टी में बुलाया जाएगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? when the teacher gets at least one student every day, हर एक दिन कम से कम एक स्टूडेंट तो आना ही चाहिए। तो सिचुएशन अगर समझ में आ रही है तो इसको बोल सकते हैं that this is equivalent to कि टोटल 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है so that no box remains empty। तो ये तो सिचुएशन है, राइट? तो इसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ग्रुपिंग की हेल्प से कर सकते हैं या फिर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से कर सकते हैं। तो सोच के देखो, ग्रुपिंग से करना क्या, ये समझदारी की बात रहेगी कि 20 स्टूडेंट्स हैं या 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो अगर ग्रुपिंग से केस बनाने बैठोगे तो बड़े ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे। सो ग्रुपिंग से नहीं करेंगे, इसका मतलब कैसे करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से कर देंगे। तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का नाम आएगा, इसका मतलब हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? हम स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं कि जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है दे आर इक्वल टू टोटल माइनस व्हेन, कौन सी केस हमें नहीं चाहिए? कि जब कोई ना कोई, कम से कम एक दिन तो ऐसा हो जिसमें कोई भी स्टूडेंट ना हो। सो माइनस व्हेन एटलीस्ट वन डे इज देयर व्हेन नो स्टूडेंट इज इनवाइटेड। ये बात ठीक है? तो ये सारे केसेस हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके कोरिस्पोंडिंग क्या करो, चाहो तो वही काम करो, सेट्स बना लेते हैं। कितने दिन है? 3 ही दिन है ना, 3 consecutive days। तो बस 3 सेट्स बना लो। A1 when at day 1 there is no student, तो डे 1 के लिए हमारे पास एक सेट बन गया। सिमिलरली दूसरा, सिमिलरली तीसरा, ये डे 2 के लिए हो गया, ये हो गया डे 3 के लिए। बस बाकी सारी कहानी तो सेम ही चलती है। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3। फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 का सिग्मा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 का सिग्मा, प्लस में तीनों के इंटरसेक्शन। ये सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 बता दो कितने होंगे। मतलब D1 पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, D1 फिक्स कर दिया, इस दिन कोई भी स्टूडेंट को नहीं इनवाइट किया जाएगा। तो सिचुएशन क्या बची? 20 स्टूडेंट्स हैं, 2 दिन में ही इनवाइट करने सबको। तो पहले स्टूडेंट के पास 2 चॉइसेस, दूसरे के पास 2 चॉइसेस, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 20। ये A1 के लिए हो गई। सेम A2 के लिए होंगे, सेम A3 के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दी, ये वाला काम खत्म है। माइनस 2 के इंटरसेक्शन, A1 इंटरसेक्शन A2 देख लो। D1 वाले दिन भी कोई नहीं बुलाया गया, D2 के दिन भी कोई नहीं बुलाया गया। तो 20 स्टूडेंट्स D3 के दिन आने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं? एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही केस बनेगा वैसा। सो -1 इनटू, ऐसे दोनों के कितने केसेस होंगे? 3C2 होंगे। सो -1 इनटू 3C2 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों दिन में कोई नहीं इनवाइट हुआ, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। तो यहां पे कितना आ गया? 0। सो इतने नंबर ऑफ वेज आ गए जो हमें नहीं चाहिए, टोटल में से माइनस करेंगे। सो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आएंगे टोटल कितने? हर एक स्टूडेंट के पास 3 चॉइसेस, 3 टू द पावर 20 टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, उसमें से ये सारा माइनस हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है जी। तो इतनी कहानी क्लियर है। सो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का यूज कर सकते हैं जिन क्वेश्चंस में भी डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम ग्रुपिंग लगाना अलाउड, ग्रुपिंग लगाना फिजिबल नहीं है, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा डन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स।